और हार्दिक स्वागत है। निश्चित रूप से जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी 7 मार्च को आजसू पार्टी के सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी के निर्देशानुसार और उनके नेतृत्व में झारखंड विधानसभा का घेराव करना है और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। लाखों पार्टी के कार्यकर्ता और समर्पित नेता कमर कस चुके हैं और पार्टी की इस तैयारी से पूरी तरह से वर्तमान सरकार घबरा चुकी है और घबराहट में कई ऐसे काम कर रहे हैं। पूरे राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारी और सिविल प्रशासन के पदाधिकारियों ने अपने पावर का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। कहीं 107 का नोटिस किया जा रहा है, कहीं कार्यक्रम करने को प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपना हक और अधिकार, अपनी आवाज उठाने का ही संवैधानिक अधिकार है और इस संवैधानिक अधिकार का भी सरकार रोक लगाने जा रही है। एक तो सरकार का फर्ज था, इसी सरकार का कहना था, यही सरकार कह रही थी कि हम सरकार बनाने के बाद 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करेंगे। सरकार के बने हुए 26 महीने हो गए, ये सरकार तो पूरी तरह से भूल चुकी है और यही कारण है कि आज पूरे झारखंड राज्य में युवा सड़क पर उतर चुके हैं। झारखंड राज्य की 3.25 करोड़ जनता सड़क पर है। पार्टी लगातार इन मुद्दों को लेकर से सरकार पूरी तरह से घबरा गई है। पार्टी के पदाधिकारियों को नोटिस किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि ये 7 मार्च के विधानसभा घेराव में लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं, लेकिन पार्टी कमर कस चुकी है, कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं, नेतागण कमर कस चुके हैं और लाखों की संख्या में हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि आप 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति आप लागू करिए। इसके साथ ही अभी कई ऐसे निर्णय सरकार लेने जा रही है जो झारखंड राज्य के 55% पिछड़ी जातियों के हितों के विपरीत है। अभी पंचायत चुनाव सरकार कराने जा रही है और पिछड़ों का आरक्षण शून्य करके कराने जा रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अनुशंसा किया है कि यहाँ की पिछड़ी जातियों को 36 से 50% तक का आरक्षण दिया जा सकता है। कई तमिलनाडु वगैरह में 69% तक का आरक्षण दिया गया है। तो फिर वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार के मुखिया जिन्होंने स्वयं कई चुनावी जनसभाओं में चिल्ला कर बोले थे, इनके चुनावी घोषणा पत्र में कि हम यहाँ की पिछड़ी जातियों को मेरी कैबिनेट की पहली बैठक में 27% का आरक्षण देंगे। 26 महीने हो गए सरकार के बने हुए, दर्जनों कैबिनेट हो गए, लेकिन सरकार पूरी तरह से भूल चुकी है। हम लोग आगामी 7 मार्च के विधानसभा घेराव के माध्यम से सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे कि आप 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करिए। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग जो संवैधानिक आयोग है उसके अनुशंसा के आलोक में यहाँ के पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना सुनिश्चित करिए। और कई राज्यों ने अभी निर्णय लिया है कि हम अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएंगे। निश्चित रूप से जो यहाँ पर वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार को भी अपने व्यय पर जातीय जनगणना कराना चाहिए। अभी आप देखे होंगे कि तो सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश आए, 3 आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट का है, महाराष्ट्र सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के अभ्यावेदन के आलोक में सुप्रीम कोर्ट के 3 आदेश आए और तीनों आदेश में कह रहा है कि राज्य सरकार को यहाँ की पिछड़ी जातियों का ट्रिपल टेस्टिंग कराना है, उसके लिए कमेटी का गठन करना है और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर यहाँ के पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना है और आरक्षण देने के बाद पंचायत चुनाव कराना है। लेकिन ये सरकार यहाँ की 1,85,00,000 पिछड़ी जातियों का हक और अधिकार को छीनना चाहती है। ये पिछड़ा आरक्षण शून्य करके यहाँ पर पंचायत चुनाव कराना चाह रही है। हम लोग सरकार से एकदम बिल्कुल सख्त चेतावनी सरकार को है कि आप किसी भी स्थिति में यहाँ के पिछड़ी जातियों का हक और अधिकार मत मारिए। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आलोक में आप इनको आरक्षण देने का काम करिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में पंचायत चुनाव कराने से पहले यहाँ की पिछड़ी जातियों के लिए आप ट्रिपल टेस्टिंग कराइए, कमेटी का गठन कराइए, कमेटी का रिपोर्ट लीजिए और इन लोग को यहाँ के पिछड़ी जातियों को आरक्षण दीजिए। उसके बाद आप चुनाव कराने का काम करिए। कई बार से बातें आ रही है कि ये सरना धर्म कोड, निश्चित रूप से
सरना धर्म कोड सरकार लागू करे। ये भी हम लोगों का मांग है। इस मांग को लेकर भी पार्टी पूरी तरह से मुखर है, लोग इसको लेके करेंगे। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड राज्य का निर्माण झारखंड आंदोलनकारियों के बलिदान से हुआ। कई झारखंड आंदोलनकारी अपने इस आंदोलन के क्रम में जान गंवा चुके हैं और आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। आज तक झारखंड आंदोलनकारी जो झारखंड राज्य आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं, इनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिए, उनको मान सम्मान नहीं दे रही है, पेंशन नहीं दे रही है। और इनके चिन्हितीकरण के लिए जो आयोग बना हुआ झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग, वो आयोग की स्थिति देख लीजिए। आयोग कहां पर है, किस स्थिति में है। आयोग में आज भी 58,000 झारखंड आंदोलनकारियों के आवेदन वहां पर धूल पाक रहे हैं। तो निश्चित रूप से झारखंड सरकार को जागना चाहिए। सरकार संवेदनशील हो और जो झारखंड आंदोलनकारी हैं उनको मान सम्मान दे, पहचान दे, उनके स्वाभिमान की रक्षा करे। निश्चित रूप से इन विषयों को लेकर सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। आज आप देख ले तो पूरे झारखंड में जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी परिसंपत्ति है, उसकी चोरी हो रही है, लूट हो रही है। आप कोयले का देख ले, लोहे का देख ले, आप पत्थर का देख ले, बालू का देख ले। राज्य के बने हुए 2 साल 26 महीने से ऊपर हो गए। आज इन 26 महीने में जेएसएमडीसी ने बालू घाटों का अभी तक नीलामी नहीं कर पाया, बाली घाट का अभी तक ऑक्शन नहीं कर पाया। और ऑक्शन नहीं करने के कारण कई अरब राजस्व जो सरकार के खाते में आता, वो अभी तक नहीं आ पाया। अभी अब आश्चर्य होगा, अभी अमरापाड़ा में पेनम कोल माइंस है और पेनम कोल माइंस में अरबों रुपये का जो उसका जो डस्ट था, कोल डस्ट था, उस कोल डस्ट को पदाधिकारियों ने मिलकर पूरा बेच दिया। अरबों रुपये के कोल डस्ट को पदाधिकारियों ने चोरी करवा दिया। तो कई इस तरह के आप घटना आप जो देख लीजिए विधि व्यवस्था की क्या स्थिति है। चोरी इस कदर हो रही है और इस चोरी को रोकने के लिए थाना प्रभारी, बीडीओ, सीओ से लेके चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक बने हुए हैं। लेकिन कोई भी, चाहे लोहा चोरी हो, कोयला चोरी हो, बालू चोरी हो, पत्थर चोरी हो, इनको रोकने में सरकार और सरकार के पदाधिकारी पूरी तरह से नाकाम है। अभी आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले कि इन चोरी को रोकने के लिए जनप्रतिनिधियों को रोड पर उतरना पड़ता है। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी रोड पर उतरते हैं और सरकार की जो चोरी हो रही है सरकारी संपत्ति की, उसको रोकना पड़ता है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये प्रशासन और सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। निश्चित रूप से इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग 7 मार्च को विधानसभा का जोरदार तरीके से हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। आप देखे होंगे कि इसी सरकार की चुनावी सरकार और सरकार में शामिल दलों के घोषणा पत्र में ही था कि हम यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता का क्या असर है? आज तक के 1 रुपया भी किसी शिक्षित बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इसी सरकार का था कि 7,000 और 5,000 रुपया प्रति महीने के दर से हम शिक्षित बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। आज तक 1 रुपया नहीं मिला। तो इस तरह से इस सरकार से यहाँ के लोगों का, झारखंड राज्य की 3.25 करोड़ जनता का पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है। और यही कारण है कि आज प्रतिदिन लाखों की संख्या में सड़क पर उतरकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार जो असंवैधानिक काम कर रही है, कार्यकर्ताओं को, झारखंडी जनताओं को डराने धमकाने का काम कर रही है। लाठी, अभी आप 2 दिन पहले आप देखे होंगे कि पंचायत सेवक का जिनका परीक्षा, नियुक्ति परीक्षा हो चुकी थी, रिजल्ट आ चुका था, वेरिफिकेशन हो चुका था, उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। और जब ये सड़क पर उतरते हैं तो लाठी डंडा से ये सरकार बात करने वाली। तो जनता की ये दबाव नहीं, ये आवाज नहीं रुकेगी। निश्चित रूप से इन जन मुद्दों को लेकर हम लोग मुखर तरीके से 7 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। इस सरकार और सरकार के पदाधिकारियों के इस तरह के तुगलकी फरमान से हम लोग रुकने वाले नहीं। आपके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लंबोदर जी? बिल्कुल, ये सरकार पूरी तरह से बौखला गई है, घबराहट में आ गई है। तो घबराहट में आने से तो अच्छा है कि अभी तो हम लोग ने सदन में भी मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि आप आपके सदन में शामिल मंत्री
जब प्रेस के सामने आते हैं तो बोलते हैं 1932 का खतियान लागू करेंगे, जब कैबिनेट में जाते हैं तो वहां पर चुप हो जाते हैं। तो हमने तो अभी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी ये बात लाया था, तो मुख्यमंत्री जी का जो आया था निष्कर्ष रूप में, वो कहते हैं विचार करेंगे। कब विचार करेंगे? विचार करने का समय खत्म हो गया। राज्य के बने हुए 21 साल हो गए, सरकार के बने हुए 26 महीने बीत गए। अब बिल्कुल विचार करने की बात नहीं है, सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है, सरकार निर्णय करे। लंबोदर जी, जब मुख्यमंत्री का जवाब आ गया कि बाबूलाल मरांडी ने जो बनाया था नियोजन स्थानीय नीति, उसको कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, अब उस आदेश का अध्ययन होगा, उसके बाद होगा। तो आप जब 32 सरकार कह रही है कि कोर्ट उसको खारिज कर रही है, तब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो फिर आंसू में इतना अकबकाहट क्यों है? क्या सरकार या मुख्यमंत्री के जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तनिक भी? देखिए, बिल्कुल जो मामला है, जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि उच्च न्यायालय के अध्ययन का, उच्च न्यायालय का जो आदेश है, उस आदेश के आलोक में सरकार उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं गई? उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष क्यों नहीं रखी? तो सिर्फ कोर्ट के आदेश के आलोक में इस तरह की बेतुकी बातें करना और मामले को ठंडे बस्ते में डालना कहीं से उचित नहीं है। कभी कहते हैं कभी कहता है कि हम त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति बनाएंगे। क्यों बनाइएगा? इससे पहले तो कई बार बन चुकी है, 3 बार इससे पहले भी बन चुकी है, और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? तो निश्चित रूप से सरकार को इन विषयों को लेकर, ये कोई असंवैधानिक मांग भी नहीं। अगर झारखंड की 3.25 करोड़ जनता अपनी पहचान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए बात करती है, तो संविधान कहीं आड़े नहीं आएगा। बिल्कुल, हम तो अपने हक अधिकार और अपनी अस्मिता और पहचान की बात कर रहे हैं, हम कोई असंवैधानिक बात तो कर नहीं रहे। तो कहीं इस मामले में संविधान कहीं आड़े नहीं आ रहा। जेएमएम करे आंसू को नैतिक बल ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है इस मुद्दे पर आंदोलन करने का। वो लोग 85 किए थे तो उसको खुश थे उस समय, तो अब फिर क्यों रो रहे हैं 32? देखिए, 32 हमारा मुद्दा है, हम करेंगे। देखिए, हमने तो स्पष्ट रूप से कहा था, मुख्यमंत्री जी को भी कहा था कि 1985 की नीति, स्थानीय नीति, रघुवर सरकार ने जिसको बनाया था, अगर सरकार को लग रहा है कि ये रघुवर जी की नीति गलत है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पहली ही कैबिनेट में रघुवर जी की उस नीति को क्यों रद्द नहीं किए? अगर उनको लग रहा था कि ये नीति गलत है, तो नीति गलत है तो कैबिनेट का बैठक करके अपनी पहली कैबिनेट में रघुवर जी की उस नीति को रद्द कर देना चाहिए, और 1932 के खतियान के आधार पर नई नीति लागू करना चाहिए। 26 महीने तक उस नीति को ढोने का कौन सी बाध्यता थी हेमंत जी को? ये हेमंत जी को भी ये स्पष्ट करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि भाई, आप रघुवर जी की उस गलत नीति को, 1985 की जो बात कर रहे हैं, उस गलत नीति को आपने 26 साल तक क्यों ढोया? 26 महीने तक क्यों ढोया? यहाँ के 3.25 करोड़ जनता को आपने बेवकूफ क्यों बनाया? अगर लग रहा था कि रघुवर जी की स्थानीय नीति गलत है, तो आप उसको रद्द कर देते और पहली कैबिनेट में बनाइए। जो आपको लग रहा है कि 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर आप स्थानीय नीति लागू करें, तो ये तो बिल्कुल यहाँ की जनता को दिग्भ्रमित करने वाली बात है। एक और बात आ रही है, आप लोग नियोजन नीति भी जोड़ देते हैं स्थानीय नीति में। सरकार ने नियोजन नीति अपना स्पष्ट कर दिया, 10वीं और 12वीं जो झारखंड से पास होगा उसको 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी मिलेगी, साथ में उनको यहाँ के रीजनल लैंग्वेज में पास होना पड़ेगा। यही एक क्राइटेरिया है। और जो ST SC और OBC और जो जनरल में 10% है, वो कहीं से भी मैट्रिक पास कर सकते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि नियोजन खतियान आधारित बने? बिल्कुल, हम लोगों का बहुत स्पष्ट है कि नियोजन नीति भी खतियान के आधार पर बने। अगर आप बात करते हैं, आप 60% की बात करते हैं, अगर यहाँ 40% जो और लोग हैं, अगर उनके बाल बच्चे क्लास 10th या 12th अगर कोई दिल्ली, बिहार, UP, MP कहीं से करता है, तो क्या यहाँ के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी संबंधित जिले की बहाली के लिए तो वो स्थानीय नहीं होगा। तो ये जो नीति है, ये नीति भी सरकार की बिल्कुल ही गलत है, और इस गलत नीति का भी हम लोग विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ये 10th और 12th वाली जो नीति है सरकार की, इस नीति को भी सरकार समाप्त करे और समाप्त करके खतियान आधारित नीति यहाँ पर तय करे। ये हम लोगों का मांग है। और अभी अब 2 दिन पहले भी विधानसभा में ये बात आया था और मेरा ही सवाल था, और उस सवाल के आलोक में सरकार का
कई सदस्यों ने, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सदस्यों ने ये बात रखी थी कि आप इस नीति को हटाकर आप खतियान आधारित नीति लागू करने का काम सरकार करे। एक आखिरी सवाल आप करें कि हमारा हक है अधिकार है आंदोलन करने का। प्रशासन का कहना है कि विधानसभा चलते विधायक लोग रहते हैं, 144 लागू होता है, किसी तरीके से विधानसभा का घेराव को जायज नहीं ठहराया जा सकता। आंदोलन के नाम पर किसी को वहां पे अपनी मनमर्जी या सड़क जाम करने का अधिकार नहीं देता है संविधान। 144 विधानसभा और उसके आसपास क्षेत्र में लगा हुआ, पूरे झारखंड में तो नहीं लगा हुआ। पूरे झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से भी, पूरे राज्य के सभी, पूरे झारखंड प्रदेश में लोगों को डरा धमका जा रहा है, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को। तो अगर 100 ठीक है, हम ये भी समझ है जहाँ 144 है वहां वो समझ में आता। पूरे रांची में 144 नहीं है, पूरे झारखंड में 144 नहीं है, तो जहां 144 नहीं है वहां पर क्यों लोगों को तंग किया जा रहा है? वहां पर क्यों 107 के का नोटिस दिया जा रहा है? वहां पर क्यों डराया धमकाया जा रहा है? बिल्कुल सरकार जो है संवैधानिक गतिविधियां करने पे से भी यहाँ की जनता के आवाज को दबाना चाह रही सरकार, इसलिए अपना प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके इस तरह के संवैधानिक कृत्यों को पर भी रोक लगा रही है। तो आप मतलब आपको लग रहा है कि भीड़ ना जुटे, कार्यकर्ता आंसू के ना जुटे, इसलिए पुलिस को लगाई है सरकार ने कि जहां वहीं रोक दे? बिल्कुल, सरकार ने पूरे जगह पर, पूरे राज्य के सभी जगह पर, सभी थाना क्षेत्रों में बैरिकेडिंग करके सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि कोई भी पार्टी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता अपने थाना क्षेत्र से बाहर नहीं जाए। तो ये भी तुगलकी फरमान है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस तरह से अपने प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, एक तो ये स्पष्ट है कि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए और न्याय की बात करने वालों को आप अगर अलोकतांत्रिक तरीके से रोकेंगे, ये कोई राजतंत्र है क्या? हमको लगता है जैसे हम एक बुंडू में हमारे कार्यकर्ताओं को पहले से नोटिस दे दिया गया और 50,000 रुपया का बॉन्ड भरने के लिए कहा गया। ये मेरे पास ये आदेश है उसका, बुंडू का। ऐसे ही चक्रधरपुर में अगर बाहर निकलोगे तो तुम पर FIR होगा। ये भेज दिया गया कि आजसू का झंडा, आजसू का पट्टा, आजसू का बैनर देखोगे किसी को जाने नहीं देना है। ये कोई प्रतिबंधित संगठन है? PLFI है क्या? MCC है क्या? आजसू पार्टी लोकतांत्रिक और झारखंडी हितों की बात करने के लिए आ रही है। अब हित की बात करने वाले को यहां रहने नहीं देने का इनका साजिश है। हमको लगता है कि ये घोर झारखंड विरोधी, झारखंडी होते हुए भी झारखंड विरोधी हो गए हैं हमारे वर्तमान सरकार के मुखिया, और यहाँ के लोगों की आवाज को, हक और हकूक को दबाना चाहते हैं, उनकी अभिव्यक्ति को भी खत्म करना चाहते हैं। सर, अभी आप पूछ रहे थे माननीय विधायक जी से कि सरकार नियोजन नीति स्पष्ट कर दी कि हम जो यहाँ मैट्रिक पास कर लिया वो यहाँ का निवासी है। अभी आपको उदाहरण के तौर पर सरकार ये विकल्प नहीं दी है कि जो बेटी यहाँ पुतोहू बन के आई है बिहार से, तो वो तो बिहार का मैट्रिक का सर्टिफिकेट उसका है, उसको झारखंड में नौकरी नहीं मिलेगा। ये विकल्प कहाँ है? माननीय मुख्यमंत्री जी जब नियोजन नीति बना रहे थे तो नीचे नोट में लिखते कि जो पुत्रवधू बिहार से ब्याह कर झारखंड आई है उस पर यह लागू नहीं हो। ऐसा लिखे हैं क्या? ये सरकार बिल्कुल अदूरदर्शिता का परिचय दे रही है और इनके अंदर दूरदर्शी सोच है ही नहीं। क्या इस पर कभी आपने गौर किया? आपकी बहू आपके घर में कोई ब्याह की बिहार से आती है तो उसको तो मैट्रिक बिहार से करके आई है ना, तो फिर झारखंड में क्यों नहीं लिखे कि नोट ये बिहार से ब्याह कर आने वाले बहू पर लागू नहीं होगा? आप लोग तो खतियान आधारित नियोजन मांग रहे हैं। भाई, हम सरकार की नीति आपने कहा का स्पष्ट कर दिया। हाँ, मैं उस स्पष्ट नीति पर सवाल उठा रहा हूं कि सरकार उस स्पष्ट नीति में अदूरदर्शिता का सोच जो है प्रदर्शित कर दी है। अभी गंभीर होकर सोचे आप, ऐसे आप पत्रकार हैं, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ है और प्रजातंत्र के मानवीय मूल्यों का अगर हनन हो रहा है तो उसका हिफाजत आपका दायित्व बनता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें कि आपने ठीक है, मैं मान लिया,
आपने लागू कर दिया नियोजन नीति। लेकिन नियोजन नीति में स्पष्ट किया आपने, बिहार से ब्याह के, उत्तर प्रदेश से ब्याह के आने वाले बहू पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है। ये गंभीर प्रश्न है और इसको आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाना चाहिए। धन्यवाद। चलिए।